जब हम सुनते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, तो दिमाग में सीधी तस्वीर ब्रिटिश सरकार की आती है ना। हाँ, अक्सर यही सोचा जाता है। पर कहानी थोड़ी अलग है। इसकी शुरुआत असल में एक प्राइवेट कंपनी ने की थी। सोचिए, सिर्फ 125 शेयर होल्डर्स थे, कुछ 82,000 पाउंड की पूंजी। और इरादा क्या था? मसालों का व्यापार। बिल्कुल। और देखते ही देखते ये कंपनी पूरे भारत पर हावी हो गई। कैसे, ये समझना दिलचस्प है। ये वाकई में हैरान करने वाली कहानी है। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं या लड़ाइयाँ नहीं हैं। ये समझना है कि भाई व्यापार करने आई एक कंपनी इतनी ताकतवर कैसे बन गई कि उसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यही है, समझना कि ये कंपनी कैसे इतनी बड़ी, इसने भारत के संसाधनों का कैसे इस्तेमाल किया। शोषण कहना शायद ज्यादा सही होगा। शोषण ही था। और इसका हमारे देश पर क्या और कितना गहरा असर पड़ा, जो शायद आज तक दिखता है। हाँ। और वो जो 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट का आंकड़ा है, उस पर भी बात करेंगे। और एक मजेदार बात ये भी है कि आज उसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक एक भारतीय है ना जी। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी, परत दर परत खोलते हैं इसको। तो कहानी शुरू होती है 1599 से। यूरोप में उस वक्त मसाले, खासकर काली मिर्च, सोने की तरह थे। ब्लैक गोल्ड कहते थे उसको। हाँ, सुना है। और इस पर डच व्यापारियों का दबदबा था, लगभग मोनोपोली थी उनकी। तो जब डचों ने दाम बढ़ाए होंगे, तो लंदन के व्यापारियों को गुस्सा आया होगा। बिल्कुल, उनको लगा कि भाई ये तो लूट मचा रखी है। तो इसी गुस्से और मौके को भुनाने के लिए 24 सितंबर 1599 को करीब 24 अमीर व्यापारियों ने मिलकर 125 शेयर होल्डर से पैसा जमा किया। 72,000 पाउंड। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। और उन्होंने कंपनी बना ली। नाम तो खैर काफी लंबा था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। हम इसे ईस्ट इंडिया कंपनी या EIC कहते हैं। ठीक है। लेकिन सिर्फ कंपनी बनाने से तो काम नहीं चलता, उनको सरकारी सपोर्ट चाहिए था, शाही फरमान। और वो मिला उन्हें साल के बिल्कुल आखिर में, 31 दिसंबर 1599 को क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने दिया रॉयल चार्टर। हाँ, और इस चार्टर ने उन्हें अगले 15 साल के लिए अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप, उसके पूरब के सभी देशों के साथ व्यापार करने का एक्सक्लूसिव अधिकार दे दिया। एक्सक्लूसिव मतलब इंग्लैंड की कोई और कंपनी वहां व्यापार नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक ट्रेड लाइसेंस नहीं था। अच्छा। इस चार्टर ने कंपनी को गजब की शक्तियां दी। जैसे कि अपनी करेंसी छापने की इजाजत, अपने कानून बनाने और लागू करने की, सजा देने की, अरे बाप रे, अपनी प्राइवेट आर्मी रखने की, और यहाँ तक कि दूसरे देशों से संधि करने या युद्ध करने तक की छूट। आज के समय में सोचकर भी अजीब लगता है, किसी कॉरपोरेशन को इतनी ताकत। हाँ बिल्कुल। तो ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। सीधा सा मॉडल था, पैसा लगाओ, मुनाफा कमाओ। लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मुनाफा, नैतिकता जय भाड़ में। हाँ, कुछ वैसा ही। और ये भी सुनने में आता है कि शुरुआत में स्टाफ की इतनी कमी थी कि जेल और पागलखानों से भी लोग भर्ती करने पड़े थे। अच्छा। उनका पहला निशाना वैसे भारत नहीं था, वो गए थे इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों की तरफ, जिन्हें मलुकू आइलैंड्स कहते हैं। पर वहां तो डच पहले से थे शायद। हाँ, डच बहुत मजबूत थे, साथ में स्पेनिश और पुर्तगाली भी थे। EIC उनके सामने टिक नहीं पाई, मतलब खाली हाथ लौटना पड़ा उन्हें। ये एक शुरुआती झटका था। तो इस फेलियर के बाद उन्होंने भारत की तरफ देखा, जहां पुर्तगाली लगभग 100 साल से थे। ये भी आसान नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय का भारत मतलब मुगल बादशाह जहांगीर का दौर था, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। हाँ, कहते हैं दुनिया का 25% प्रोडक्शन भारत में होता था। हाँ, और मुगल साम्राज्य बहुत अमीर और ताकतवर था। आज के हिसाब से सोचें तो शायद 21 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। ब्रिटेन तो उसके सामने बहुत छोटा और कह सकते हैं गरीब देश था। तो इतने बड़े साम्राज्य से व्यापार की इजाजत लेना तो टेढ़ी खीर रहा होगा। 1608 में विलियम हॉकिंस आए थे, है ना, जहांगीर के दरबार में। हाँ, हेक्टर नाम के जहाज से सूरत उतरे थे वो। हॉकिंस ने जहांगीर को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश की, अफगानी स्टाइल के कपड़े पहने, तुर्की भाषा बोलने की कोशिश की, तोहफे भी दिए। पर बात बनी नहीं। नहीं बनी। जहांगीर ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुए। मुगल दरबार अंग्रेजों को थोड़ा कम समझता था, और वो पहले से व्यापार कर रहे पुर्तगालियों को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। हॉकिंस को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर कंपनी ने क्या किया, हार मान ली? नहीं, हार नहीं मानी। 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को भेजा,
अपना ऑफिशियल एम्बेसडर बनाकर। अच्छा, इस बार डिप्लोमेसी। हाँ, और रोज ज्यादा समझदार थे। उन्होंने चापलूसी की जगह जहांगीर को ये समझाया कि भाई व्यापार से दोनों का फायदा है, मुगल खजाना भी भरेगा। ये सही अप्रोच थी। हाँ, लेकिन इसमें भी 3 साल लग गए, पर आखिरकार जहांगीर मान गए। उन्होंने कंपनी को सूरत में एक फैक्ट्री बनाने और थोड़ा बहुत व्यापार करने की इजाजत दे दी। बदले में कंपनी कुछ सालाना रकम देती थी। और उन्होंने कंपनी को सलाह भी दी थी शायद कि मुगलों से लड़ना नहीं, कोस्टल एरिया पर फोकस करना। बिल्कुल, क्योंकि मुगलों की नौसेना उतनी मजबूत नहीं थी। कंपनी ने यही रणनीति अपनाई, धीरे धीरे पैर फैलाए। कहाँ-कहाँ? उन्होंने कोस्टल एरियाज पर ही फोकस रखा। गोलकुंडा के सुल्तान से परमिशन लेकर मछलीपट्टनम, जो आज आंध्र प्रदेश में है, वहां दूसरी फैक्ट्री खोली। अच्छा। फिर 1640 के आसपास, जब दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य कमजोर हो रहा था, उसका फायदा उठाया। मद्रासपट्टनम यानी आज का चेन्नई, वहां जमीन खरीदी और अपना किला बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। किला? मतलब सिर्फ गोदाम नहीं? नहीं, किला। ये दिखाता है कि वो सिर्फ व्यापारी नहीं रह गए थे, वो अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। और बॉम्बे? उसका किस्सा तो और भी अजीब है। दहेज में मिला था? हाँ, वो भी एक कहानी है। 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। हाँ। पुर्तगालियों ने राजा को दहेज में बॉम्बे के 7 द्वीप दे दिए। क्या बात है। बाद में राजा ने ये द्वीप कंपनी को किराए पर दे दिए, बहुत ही कम किराए पर। तो इस तरह एक और बड़ा बंदरगाह, एक और ठिकाना कंपनी के हाथ आ गया। तो सूरत, मद्रास, बॉम्बे, अब जाहिर है नजर बंगाल पर गई होगी, सबसे अमीर सूबा। इस प्रांत था। आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा सब उसी में था। जमीन उपजाऊ और कपड़ा उद्योग, खासकर ढाका की मलमल, दुनिया भर में मशहूर थी। कंपनी की नजरें शुरू से थीं बंगाल पर। लेकिन वहां तो मुगल शासन मजबूत था, औरंगजेब का समय था शायद। इजाजत कैसे मिली? हाँ, मुश्किल था। शुरुआत में औरंगजेब के मामा थे शाहिस्ता खां, बंगाल के गवर्नर। उनको किसी तरह मनाकर विलियम हेजेस ने छोटे लेवल पर व्यापार शुरू किया। लेकिन फिर 1681 में एक नया डायरेक्टर आया कंपनी का, जोसिया चाइल्ड। वो थोड़ा अड़ियल था। उसने पुराने समझौते मानने से इनकार कर दिया। अच्छा। तो गवर्नर ने टैक्स बढ़ा दिया, 2% से सीधा 3.5% कर दिया। और चाइल्ड ने क्या किया? मान लिया? माना नहीं, बल्कि गुस्से में आ गया। उसने ना सिर्फ टैक्स देने से मना किया, बल्कि 1686 में लंदन से फौज बुलवाकर मुगलों पर हमला कर दिया। क्या? सीधी लड़ाई? ये तो पहली बार हुआ होगा। हाँ, ये पहली बार था जब कंपनी ने धोखाधड़ी के बजाय सीधे मिलिट्री एक्शन लिया। ये उनकी बढ़ती हुई एम्बिशन दिखा रहा था। पर मुगल सेना तो बहुत ताकतवर थी, ये दांव उल्टा पड़ा होगा। बहुत बुरी तरह उल्टा पड़ा। मुगलों ने कंपनी को धूल चटा दी। हुगली, पटना, कासिम बाजार, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, सब जगह से उनकी फैक्ट्रियां छीन ली, कर्मचारियों को बंदी बना लिया, बॉम्बे का किला घेर लिया। ओहो। कंपनी को समझ आ गया कि भाई अभी मुगलों से सीधे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। फिर तो माफी मांगी होगी, गिड़गिड़ाए होंगे। सालों तक औरंगजेब के पैरों में पड़े रहे। आखिरकार 1690 में 1.5 लाख रुपए का भारी जुर्माना भरा, तब जाकर माफी मिली और दोबारा व्यापार की इजाजत मिली। इस हार से सबक सीखा होगा उन्होंने। हाँ, सबक सीखा कि सीधे मत भिड़ो, सही मौके का इंतजार करो। और वो मौका आया औरंगजेब की मौत के बाद, 1707 में। बिल्कुल। उसके बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा। दिल्ली में बादशाह जल्दी जल्दी बदल रहे थे, सूबेदार अपनी मनमानी करने लगे थे, लगभग आजाद हो गए थे। इस सिचुएशन का फायदा उठाया कंपनी ने। पूरा फायदा उठाया। 1717 में दिल्ली में नए बादशाह थे फारूक सियार। कंपनी ने उन्हें महंगे महंगे तोहफे भेजे। और उसी दौरान बादशाह को एक तकलीफदेह बीमारी हो गई थी। कंपनी का एक सर्जन था विलियम हैमिल्टन, उसने उनका कामयाब इलाज कर दिया। बादशाह बहुत खुश हुए। अच्छा, इलाज के बदले इनाम मिला होगा? इनाम बहुत बड़ा मिला। फारूक सियार ने एक शाही फरमान जारी किया। इसे दस्तक कहते हैं। दस्तक? ये क्या था? इस दस्तक ने कंपनी को बंगाल में बिना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी दिए, मतलब टैक्स फ्री व्यापार करने की पूरी छूट दे दी। क्या? बिना टैक्स के? हाँ, सिर्फ सालाना 3,000 रुपए की एक फिक्स रकम देनी थी। सोचिए, बंगाल जैसे अमीर सूबे में फ्री ट्रेड। ये बंगाल के खजाने के लिए तो बहुत बड़ा झटका था। वहां के नवाब को तो ये पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन बादशाह का हुक्म था,
मानना पड़ा। तो यहीं से असल खेल शुरू हुआ, दस्तक का गलत इस्तेमाल। हाँ, यहीं से कंपनी के जो कर्मचारी थे वो इस दस्तक का इस्तेमाल अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए भी करने लगे। मतलब कंपनी का माल तो टैक्स फ्री जाता ही था, अब कर्मचारी अपना माल भी बिना टैक्स दिए बेचने लगे। इससे तो नवाब को भारी नुकसान हो रहा होगा रेवेन्यू का। जाहिर है, और यही झगड़े की जड़ बनी। 1756 में जब अली वर्दी खान की मौत हुई और उनके नाती सिराजुद्दौला नवाब बने, तो उन्होंने कंपनी की इस मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश की। क्या शिकायतें थी सिराजू को? कई थीं। एक तो ये दस्तक का दुरुपयोग, दूसरा कंपनी बिना इजाजत कलकत्ता में किलेबंदी कर रही थी, तीसरा कंपनी नवाब के दुश्मनों को अपने यहाँ पनाह दे रही थी। तो सिराज ने एक्शन लिया? हाँ, पहले चेतावनी दी, जब कंपनी ने नहीं सुनी तो सिराज ने कलकत्ता पर हमला किया और कंपनी की कासिम बाजार वाली फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। ये कंपनी के लिए बड़ा सेटबैक था। अब कंपनी चुप तो नहीं बैठी होगी, यहीं पर रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है। बिल्कुल, मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। क्लाइव चालाक था, वो जानता था कि सिराज की सेना बड़ी है, सीधी लड़ाई में जीतना मुश्किल हो सकता है, तो उसने साजिश रची। साजिश? कैसी साजिश? उसने सिराज के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया, लालच दिया कि लड़ाई के बाद तुम्हें नवाब बना देंगे। अरे, सेनापति को ही तोड़ दिया? हाँ, और सिर्फ मीर जाफर को ही नहीं, बंगाल के सबसे अमीर बैंकर थे जगत सेठ, उनको भी मिला लिया। जगत सेठ को डर था कि सिराज कहीं उनकी दौलत न छीन ले। तो प्लासी की लड़ाई जो 23 जून 1757 को हुई, वो असल में लड़ाई कम धोखा ज्यादा थी? काफी हद तक। कहते हैं उस दिन बारिश भी हुई थी, जिससे सिराज के तोपखाने के गोले गीले हो गए। अंग्रेजों ने अपने हथियार बचा लिए थे। और फिर लड़ाई के बीच में मीर जाफर ने अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा पीछे खींच लिया। सिराज की सेना में कंफ्यूजन और भगदड़ मच गई। सिराज हार गए और बाद में उन्हें पकड़कर मार दिया गया। और वादे के मुताबिक मीर जाफर नवाब बन गया। हाँ, कंपनी ने उसे नवाब बना दिया, लेकिन वो सिर्फ नाम का नवाब था, एक पपेट। यहीं से कंपनी की वो पॉलिसी शुरू हुई, डायरेक्ट रोल मत करो, अपना आदमी बिठाओ गद्दी पर और उसके जरिए सारे रिसोर्स और टैक्स कंट्रोल करो। और इसी दौर में लूट शब्द अंग्रेजी में गया। हाँ, कहते हैं यहीं से गया। कंपनी के अफसर नवाब से और बंगाल से बेहिसाब दौलत वसूल रहे थे। क्लाइव खुद मालामाल हो गया। लेकिन ये पपेट नवाब वाला सिस्टम कब तक चला? मीर जाफर ने सब मान लिया? ज्यादा दिन नहीं। मीर जाफर भी कंपनी की डिमांड्स पूरी करते करते तंग आ गया। उस पर लोकल अमीरों का, जनता का भी प्रेशर था, तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। फिर मीर कासिम से भी नहीं बनी? नहीं, मीर कासिम थोड़ा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करने लगा, तो उसे भी हटा दिया गया और फिर से मीर जाफर को ले आए। लेकिन तब तक बात बहुत बिगड़ चुकी थी। कैसे? मीर कासिम भागा और उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। तीनों ने मिलकर कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला। अच्छा, 3 बड़ी ताकतें एक साथ। ये कौन सी लड़ाई थी? ये थी बक्सर की लड़ाई 1764 में। इसका नतीजा क्या रहा? इस बार तो कंपनी की मुश्किल बड़ी होगी। मुश्किल तो थी, लेकिन कंपनी की सेना छोटी होने के बावजूद ज्यादा ऑर्गेनाइज थी, ज्यादा डिसिप्लिन्ड थी और उनके हथियार बेहतर थे। नतीजा ये हुआ कि भारतीय गठबंधन हार गया। बक्सर की हार ये प्लासी से भी बड़ी जीत मानी जाती कंपनी के लिए, है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्लासी तो एक तरह की साजिश थी, लेकिन बक्सर एक प्रॉपर लड़ाई थी जिसमें उन्होंने 3 बड़ी शक्तियों को हराया था। इस जीत ने कंपनी को असल में बंगाल का मालिक बना दिया। कैसे? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव फिर से गवर्नर बनकर लौटा और इस संधि के तहत मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी सौंप दी। दीवानी? इसका मतलब क्या था? दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का पूरा अधिकार। अब इन तीनों अमीर सूबों का सारा टैक्स, सारा राजस्व सीधा कंपनी के खजाने में जाएगा। अरे बाप रे, मतलब अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि टैक्स कलेक्टर बन गए। हाँ, इसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी हाईवे पर टोल वसूलने वाली कंपनी सरकार को ही हटा दे और सारा टोल खुद रखने लगे और हाईवे की मरम्मत भी ना करे। ये तो भयानक स्थिति होगी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लोगों के लिए। विनाशकारी। कंपनी ने टैक्स बेतहाशा बढ़ा दिए, किसानों की कमर टूट गई
और इसी का नतीजा था 1770 का बंगाल का भयानक अकाल। हाँ, सुना है उसके बारे में, बहुत लोग मारे गए थे। अनुमान है कि करीब 1 करोड़ लोग मारे गए। उस समय की बंगाल की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा। 1 करोड़? हाँ, और कंपनी की क्रूरता देखिए, उन्होंने टैक्स वसूली कम नहीं की। कहा जाता है कि मरे हुए लोगों का टैक्स भी जिंदा बचे लोगों से वसूला गया। और अनाज के जो भंडार थे वो भी अपने कब्जे में रखे, ज्यादा मुनाफे के लिए। मतलब लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं थी, सिर्फ मुनाफा। और ये जो टैक्स का पैसा आता था, इसका करते क्या थे? यही तो सबसे बड़ी, सबसे शातिर लूट थी। कंपनी इस टैक्स के पैसे से भारत में ही सामान खरीदती थी, कपड़ा, मसाले, नील, शोरा, जो भी। अच्छा, और उस सामान को इंग्लैंड भेज देती थी। मतलब ब्रिटेन को भारत का माल खरीदने के लिए अपनी जेब से एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा था, सब कुछ भारत के ही पैसे से हो रहा था। ये तो कमाल की स्कीम थी लूट की। हाँ, एक परफेक्ट लूप बना दिया था उन्होंने, जिसने भारत को अंदर से खोखला कर दिया। और इसे कानूनी दिखाने के लिए बाकायदा 2 डिपार्टमेंट बना दिए। एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट टैक्स वसूलने के लिए, और दूसरा कमर्शियल डिपार्टमेंट उसी पैसे से माल खरीदने के लिए। कमाल है। ये तो सिर्फ फौजी कब्जा नहीं था, ये पूरी तरह से आर्थिक शोषण था, सोची समझी रणनीति। बिल्कुल। और बंगाल पर कब्जे के बाद तो उनका हौसला और बढ़ गया। फिर कहाँ गए वो? दक्षिण की तरफ, मैसूर। वहां हैदर अली और खासकर उनके बेटे टीपू सुल्तान कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे थे। टीपू सुल्तान, उनका नाम तो बहुत सुना है। वो अलग तरह के शासक थे शायद। हाँ, टीपू बहुत मॉडर्न सोच वाले थे। उन्होंने फ्रेंच एक्सपर्ट्स की मदद से अपनी आर्मी को मॉडर्न बनाया था, रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया था। वो कंपनी के इरादों को अच्छी तरह समझते थे और उनसे लोहा लेने को तैयार थी। तो टीपू सुल्तान से भी युद्ध हुए होंगे? 4 युद्ध हुए, एंग्लो मैसूर वॉर्स कहते हैं उन्हें। टीपू ने बहुत कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार 1799 में चौथे युद्ध में कंपनी ने मराठों और हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिला लिया। टीपू के पुराने दुश्मन थे ये। सबने मिलकर टीपू पर हमला किया। टीपू श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन मारे गए। और मैसूर का क्या हुआ फिर? कंपनी ने टीपू के बच्चों को बंदी बना लिया, मैसूर राज्य का बड़ा हिस्सा हड़प लिया और टीपू का जो खजाना था उसे जमकर लूटा। कहते हैं उसमें सोना, चांदी, जवाहरात इतने थे कि आज के हिसाब से कीमत करीब 1800 करोड़ होगी। 1800 करोड़! टीपू की हार तो मतलब दक्षिण में कंपनी के लिए बहुत बड़ी जीत रही होगी। हाँ, बहुत बड़ी। इसके बाद दक्षिण में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। और दिल्ली, मुगल बादशाह का क्या हुआ? वो तो नाम के ही रह गए होंगे। बिल्कुल। 1803 आते आते कंपनी ने मराठों को हराकर दिल्ली पर भी कंट्रोल कर लिया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अब पूरी तरह कंपनी के पेंशनर बन गए थे, लाल किले में कैद जैसे। विडम्बना देखिए, जिन मराठों की मदद से टीपू को हराया, उन्हीं मराठों को बाद में हरा दिया। हाँ, कंपनी की यही पॉलिसी थी, एक को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करो और फिर दोनों को खत्म कर दो। मराठों के साथ भी कई युद्ध हुए और आखिरकार उनके विशाल साम्राज्य को भी कंपनी ने हड़प लिया। फिर पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के बाद सिख साम्राज्य की बारी आई, उसे भी जीत लिया। ये तो एक के बाद एक पूरा भारत ही निगलते चाहे थे। और फिर वो एक और पॉलिसी आई थी ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो क्या थी? हाँ, व्यपगत का सिद्धांत। ये लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे 1847 के आसपास। इसके मुताबिक अगर किसी भारतीय राजा का अपना सगा बेटा नहीं होता था, यानी पुरुष वारिस नहीं होता था, हाँ, तो उसकी रियासत को कंपनी अपने राज में मिला लेती थी। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाता था। अच्छा, ये तो जबरदस्ती हुई। बिल्कुल। इसी पॉलिसी के तहत सतारा, झांसी, नागपुर, उदयपुर और अवध जैसी कई बड़ी छोटी रियासतें हड़प ली गईं। इसने भारतीय राजाओं में बहुत गुस्सा भर दिया। रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह इसी का नतीजा था। और ये गुस्सा शायद 1857 के विद्रोह का भी एक बड़ा कारण बना। हाँ, बिल्कुल। 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, लेकिन ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और कंपनी का बढ़ता हुआ कब्जा और शोषण एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो इस तरह हम देखते हैं कि लगभग 100 साल में, प्लासी 1757 से लेकर 1857 तक, एक ट्रेडिंग कंपनी ने करीब करीब पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस दौरान ब्रिटेन में क्या चल रहा था? कंपनी के जो अधिकारी थे वो मालामाल हो रहे थे। उन्हें नवाब कहा जाने लगा था, नवाब का बिगड़ा हुआ रूप। अच्छा, ये लोग भारत से लूटी हुई बेशुमार दौलत लेकर ब्रिटेन लौटते थे, वहां बड़ी बड़ी जायदादें खरीदते थे, ऐश की जिंदगी जीते थे। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि इस पैसे के दम पर
वो पार्लियामेंट की सीटें खरीद रहे थे, सांसदों को खरीद रहे थे। मतलब करप्शन वहां भी पहुंच गया था। हाँ, कंपनी पर ब्रिटेन में भी करप्शन, इनसाइडर ट्रेडिंग, मिसमैनेजमेंट के बहुत आरोप लग रहे थे। पार्लियामेंट में जांच भी बैठी। तो ब्रिटिश सरकार ने कब एक्शन लिया? जब 1857 का विद्रोह हुआ, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, तो ब्रिटिश सरकार को सीधा इंटरफेयर करने का एक बड़ा बहाना मिल गया। विद्रोह को तो उन्होंने बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन उसके बाद 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट से क्या हुआ? इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया। भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, यानी महारानी विक्टोरिया के। मतलब कंपनी को हटा दिया गया? हाँ, कंपनी की सारी प्रॉपर्टी, उसकी सेना, उसके इलाके, सब कुछ ब्रिटिश सरकार ने अपने अंडर ले लिया। एक तरह से कंपनी ने लूट करके जो स्टेज तैयार किया था, उस पे अब ब्रिटिश सरकार खुद आके बैठ गई। प्राइवेट लूट अब सरकारी कब्जे में बदल गई। ये तो $45 ट्रिलियन की लूट का आंकड़ा हम सुनते हैं, ये कहाँ से आता है? ये इतना बड़ा अमाउंट है कि यकीन करना मुश्किल होता है। ये अनुमान एक जानी मानी अर्थशास्त्री हैं, उत्सा पटनायक, उन्होंने अपने रिसर्च में लगाया है। अच्छा। उनका कहना है कि 1765 से लेकर 1938 तक, यानी करीब 200 सालों में, पहले कंपनी ने और फिर ब्रिटिश राज ने भारत से लगभग $45 ट्रिलियन आज की वैल्यू के हिसाब से के बराबर की वेल्थ ड्रेन की, यानी संपत्ति बाहर निकाली। 45 ट्रिलियन? ये तो ब्रिटेन की आज की जीडीपी से भी कोई गुना ज्यादा है। हाँ, ब्रिटेन की आज की सालाना जीडीपी करीब $3 ट्रिलियन है। ये उसका 15 गुना है। और ये सिर्फ सोना चांदी लूटने की बात नहीं है। तो फिर क्या था इसमें? इसमें वो पूरी व्यवस्था शामिल है जिसके तहत भारत का जो ट्रेड सरप्लस होता था, यानी भारत दुनिया को सामान बेचकर जो एक्स्ट्रा पैसा कमाता था, उसे भी लंदन भेज दिया जाता था। मतलब भारत की कमाई भारत में वापस इन्वेस्ट ही नहीं होती थी? बिल्कुल नहीं, वो पैसा ब्रिटेन के काम आता था। इसी वजह से भारत अपनी कमाई का इस्तेमाल करके कभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मशीनरी इंपोर्ट नहीं कर पाया। हम पिछड़ते गए और वो आगे बढ़ते गए। ये तो बहुत ही गहरा और लंबा असर हुआ। और क्या असर रहे इस पूरे दौर के, जो आज भी महसूस होते हैं? बहुत असर है। जैसे ब्रिटेन ने जो 2 वर्ल्ड वॉर लड़े, उनका बड़ा खर्चा भारत पर डाला गया। उसे भारत पर लोन की तरह दिखाया गया और सालों तक वसूला गया। अच्छा, मतलब वर्ल्ड वॉर का खर्चा भी हमने उठाया? हाँ, आज भी हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कलेक्टर कहते हैं। ये शब्द कहाँ से आया? उसी दौर से, जब उसका मेन काम टैक्स कलेक्ट करना था। सही बात है। हमारे सिस्टम में जो आज भी कई प्रॉब्लम है, जैसे करप्शन का कल्चर, कुछ हद तक न्याय मिलने में देरी, पुलिस का रवैया, जमीनी झगड़े, यहाँ तक कि जो धार्मिक मुद्दे भी उछाले जाते हैं, इन सब की जड़ें कहीं न कहीं ब्रिटिश राज की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और उनके बनाए गए स्ट्रक्चर में मिलती हैं। और क्या ये इतिहास हमें सही तरीके से पढ़ाया जाता है स्कूलों में, किताबों में? ये एक बड़ा सवाल है। सच तो ये है कि न भारत में और न ही ब्रिटेन में ये पूरी कहानी, खासकर इसके इकोनॉमिक पहलू, ठीक से बताए जाते हैं। अक्सर इसे बस कुछ लड़ाइयों और राजा नवाबों की कहानी बनाकर पेश कर दिया जाता है। आज पश्चिमी देश फ्री ट्रेड की बातें करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि कैसे उन्होंने सालों तक भारत और एशिया के कपड़ों पर भारी टैक्स लगाकर अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया था। हाँ, ये दोहरापन तो है। एक तरह से इतिहास के इस चैप्टर पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता है। आज ब्रिटेन की इकोनॉमिक स्ट्रगल कर रही है और भारत फिर से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है। हाँ, और सबसे बड़ी विडंबना या कहें कि आयरनी ये है कि आज उसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, उसका ब्रांड, एक भारतीय बिजनेसमैन संजीव मेहता ने खरीद लिया है। सच में? अब वो कंपनी क्या करती है? अब वो कंपनी लग्जरी चाय, कॉफी, चॉकलेट्स और फाइन फूड्स बेचती है। क्या बात है! इतिहास वाकई अजीब तरह से करवट लेता है। बिल्कुल। तो आज हमने ये समझा कि कैसे सिर्फ मुनाफे के लालच में शुरू हुई एक प्राइवेट कंपनी ने धीरे धीरे डिप्लोमेसी, साजिश, रिश्वत और फिर मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल करके और अपने देश की सरकार की शह पर एक इतने बड़े और अमीर देश को न सिर्फ गुलाम बनाया, बल्कि उसे आर्थिक तौर पर बिल्कुल निचोड़ लिया। ये कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं है। ये हमें आज भी कॉर्पोरेट पावर के बारे में, देशों के बीच पावर बैलेंस के बारे में और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के तरीकों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद शायद आज की दुनिया को, ग्लोबल इकोनॉमी को देखने का नजरिया थोड़ा बदलता है।
ये सोचना कि पश्चिमी देशों की तरक्की और उनकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा भारत जैसे देशों के शोषण पर बना था, ये आज की दुनिया में जो असमानताएं हैं उनको समझने में कैसे मदद करता है। ये एक सवाल है जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।